ये बातें, ये उदाहरण रिस्पॉन्सिबल हैं। द रिसोर्सफुल अर्थ, ए रिस्पॉन्स टू ग्लोबल 2000, और साइमन और काहन 1984, इन संदर्भों से बातें ली गई हैं जो मैंने आपको बताई। द रिसोर्सफुल अर्थ, ए रिस्पॉन्स टू ग्लोबल 2000, साइमन एंड काहन 1984। साइमन एंड काहन कहते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड परमिट्स continued improvement in humankind's economic lot in the long run. Of course, there are always newly arising local problems, shortages and pollution due to climate or to increased population and income. Sometimes temporary large scale problems arise, but the nature of one's physical condition and the resilience in a well functioning economic and social system enable us to overcome such problems. स्थानीय समस्याएं, कमियां, प्रदूषण की समस्या, क्लाइमेट से संबंधित समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके साथ साथ इन टेम्पररी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। लेकिन जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देशों की बात, जो कंट्रीज हैं, उनका जो एक वेल डिफाइंड एंड स्ट्रेंथफुल सिस्टम है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, ये इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स की जो पावर है, ये पावर इन सारी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेती है। उसने ओवरकम कर लिया है। इस तरीके की ऐसी समस्याएं अगर आए भी हैं तो वो दूर कर ली गई हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। 70 के दशक में जहां एक और वर्ल्ड रियलिटीज़ की बात हो रही है कि कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ, प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट सस्टेन, वहीं दूसरी ओर विकसित देशों में ये अध्ययन ये बताते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स स्कैर्सिटी। ये कंट्राडिक्शन अपने आप दूर होता है जब इसके आगे की विचारधारा सामने आती है, जिसको हम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की विचारधारा कहते हैं, जिसने इस इशू पर, इस विवाद पर फुल स्टॉप लगा दिया, ये कहते हुए कि आपने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, न्यू क्लासिकल्स ने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के इंटरेक्शन को ठीक से देखा नहीं, आपने मैटर और एनर्जी के फ्लो को ठीक से समझा नहीं, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है, अब इस पर मत सोचिए कि लिमिट टू ग्रोथ है या नहीं है, ये तो हैं ही। अब ये सोचिए अगर विकास भी करना है और पर्यावरण की गुणवत्ता भी चाहिए तो भविष्य में विकास किस तरीके से करें, विकास का पैमाना क्या हो। एक यहां पर बड़ी विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना और फिर उनको समझना और उनके लिए नीतियां तैयार करना, उनके लिए रास्ते बनाना कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ये सब काम विकसित देशों ने ही किया। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना, एक बहुत ही छोटा परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन का विकसित देशों में है। 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज विकासशील देशों में है, बची हुई विकसित देशों में। राइट फ्रॉम द बिगनिंग विकसित देशों ने, बहुत कम जनसंख्या ने बहुत ज़्यादा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया। उनकी टेक्नोलॉजी थी, प्रोग्रेस थी, विकास था, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और चीजों का अंधाधुंध उपयोग किया। अंधाधुंध विकास की प्रक्रिया में बिना ये देखे हमको कितना करना चाहिए उपयोग किया और उससे फायदे लिए, आर्थिक विकास के फायदे लिए। लेकिन जो इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट्स पैदा होते गए
उनके बारे में उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया, बल्कि मटेरियल प्रोग्रेस को देखते हुए हमेशा बताया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के इंटरेक्शन को ठीक से समझा ही नहीं, इग्नोर किया। न्यू क्लासिकल विचार, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, ये भी तो वही है। अल्फ्रेड मार्शल कैम्ब्रिज में 9% विचारों के संस्थापक कैम्ब्रिज में कौन थे? किसने न्यू क्लासिकल विचारधारा की शुरुआत की? इट वॉज अल्फ्रेड मार्शल। एंड अल्फ्रेड मार्शल एंड इट्स फॉलोअर्स जो दिया वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। सो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए लोग कौन हैं, कहाँ के हैं? ये सभी तो विकसित देशों के ही हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स थी, उस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में एनवायरनमेंट के बात को समझने का कंसीडरेशन ही नहीं था। ये तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, जिसकी बैकग्राउंड रिकॉर्डों के समय से थी और जो मोर रेलिवेंट, ज़्यादा रेलिवेंट हो गई 60s में, जब पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ने लगी, उसने आईना दिखाया। तब स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को यह मानना पड़ा और पूरे विश्व को यह मानना पड़ा कि नहीं, इनकी बात सही है। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया। विकसित देश लगातार संसाधनों का उपयोग करते रहे, विकास करते रहे, विकासशील देशों की तुलना में बहुत आगे बढ़ते रहे, समृद्धि, संपन्नता। एहरलिच कॉम्युनल मॉडल में बात आती है एफ्लुएंस, पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ना एक क्षण का कारण है, एहरलिच ने कहा। और पर कैपिटा कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा? जो विकसित देशों के। इसको भी नहीं माना। लेकिन एक चीज हुई, 1960 से 70 के दशक तक आते आते जब बहुत सारे प्रमाण, एविडेंसेस आने लगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, तो एक बात और सामने आई। जो विकसित देश थे उन्होंने इस बात को भी समझने की कोशिश की कि जो अब पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं उसके लिए ज़्यादातर तो हम ही उत्तरदायी हैं, लेकिन ये पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी तो ये केवल दूसरे देशों में नहीं आएंगी, छोटे देशों में ही नहीं आएंगी। इन समस्याओं से हमको भी जूझना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन, प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। जब विकसित देशों को ये लगने लगा कि जो 60s और 70s के ट्रेंड दिखा रहे हैं कि वास्तव में पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो अब हमको अफेक्ट कर रही हैं, हमको प्रभावित कर रही हैं, तब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि इन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाए। गलती तो उनकी थी, लेकिन क्रेडिट भी उन्हीं को है कि उन्होंने ही इस बात को सोचने का और इस पर कुछ प्रयास करने की कोशिश की कि जो पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, उनके लिए हैं, उनके समाधान के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर सकती है। इसीलिए 60 से 70 के दशक तक जब हम आते हैं और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स अपनी बात कह देती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज और स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स दोनों अब ये मान जाते हैं देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। एंड एज अ रिजल्ट 1972 में क्लब ऑफ रोम का जहां पब्लिकेशन हुआ था, उसी के साथ स्टॉकहोम सबसे बड़ी और पहली पर्यावरणीय सम्मेलन, पर्यावरणीय कॉन्फ्रेंस, पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर वैश्विक स्तर पर होती है। 1972 फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो जो बात अभी तक नहीं मानी जा रही थी वो बात अब विकसित देश खुद मानते हैं। और एक लॉजिक भी सामने आता है कि बार्नेट और मॉर्स, आपने कहा कि भाई
अमेरिकन सिविल वॉर से लेकर 1857 तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो रिसोर्स स्कैर्सिटी की को बताता हो, समस्या को बताता हो। 70 और उसके बाद भी जो तमाम तरीके की समस्याएं आई उनको देखा गया, लेकिन उन समस्याओं के द्वारा भी कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलते हैं देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। बल्कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का काम तो अच्छा चल रहा था। लेकिन इन अध्ययनों के साथ कुछ और भी तो प्रमाण मिल रहे थे जो इस बात को कहते हैं कि जो पास्ट ट्रेंड है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं हो सकता। अगर हमको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये सब उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जरा इन चीज़ों पर भी सोचिए, इन बातों को भी देखिए। The greater degree of technological substitution possibilities that has been evident in the past might have come from the increasing replacement by priced goods and services of unpriced goods. So it means that जो टेक्निकल प्रोग्रेस हमको दिख रही है वो गुड्स और उनसे रिलेटेड प्राइसेस की है। लेकिन इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे कि देयर आर एविडेंसेस दैट द ग्रोथ इज सच दैट देयर इज अनसस्टेनेबल वे एंड देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के प्रमाण रिमेंबर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दीज आर मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये दिखने लगी थी, इसको कैसे इग्नोर करेंगे। इकोलॉजिकल व्यूज को लेकर हम कह सकते हैं कि न्यू क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कैपिटल एज सब्स्टिट्यूट्स विल नॉट बी वैलिड इन द फ्यूचर। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का ये कंसिडरेशन था, assertion था that the neoclassical treatment of natural and human capital as substitutes will not be valid in the future. अब ये बात तो बड़ी स्पष्ट सी होने लगी कि ये आर्ग्यूमेंट कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई स्कैर्सिटी नहीं है, ये अब इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम कह सकते हैं that arguments presented that there are formidable ecological, energy and technological factors that could work against the continuation of past trends of decreasing resource scarcity. जो पास्ट ट्रेंड्स हैं, जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, जो हमको उदाहरण दिखते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि रिसोर्स स्कैर्सिटी के बारे में क्या ट्रेंड है, जो बता रहे थे न्यू क्लासिकल्स और बॉर्नसमॉट की स्टडी में कि नो देयर इज नो स्कैर्सिटी। इन बातों को आप वर्तमान में बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इकोलॉजिकल, एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स दिख रहे हैं वो ये बताते हैं देयर आर प्रॉब्लम्स। सो न्यू क्लासिकल्स ने तो अपनी बात को कहने में कहीं भी हार नहीं मानी। उन्होंने अंत तक कहा नो देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ, नो रिसोर्स स्कैर्सिटी, ग्रोथ तो और होनी चाहिए, और यही ग्रोथ तो इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। इट इज
just because of the fact that neoclassicals ignored the relationship between environment and economy in its broader sense with the flow of matter and energy. And since that was the thing which was recognized by ecological economists, so they scientifically proved with the laws of thermodynamics that there are limits to growth. नियोक्लासिकल्स के दृष्टिकोण में जो बातें कही गई लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट संदर्भ आता है और वो इम्पोर्टेंट संदर्भ है एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व का, पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का. And environmental Kuznets curve is related to the relationship between the relationship of economic growth, environment and population according to neoclassicals. अर्थात 9% अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के बीच का संबंध किस प्रकार का है. हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू नियोक्लासिकल्स. दैट रिलेशनशिप वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कुजनेट वक्र, पर्यावरणीय कुजनेट वक्र. नियोक्लासिकल्स के विचारों के अंतर्गत ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय गुणवत्ता, इसके बीच को संबंध को जानने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो पर्यावरणीय कुजनेट वक्र है. मान लिया जाए कि हम आर्थिक समृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक इंडिकेटर के रूप में व्यक्त करते हैं, एक संकेतक के रूप में बताते हैं. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंडिकेटर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम. आर्थिक समृद्धि को हम एक सूचक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वह सूचक है रियल पर कैपिटा इनकम, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय. फिगर 11.3 संदर्भ में चित्र 11.3 को देखिए. दो चित्र हैं ए और बी. एक्स एक्सिस पर रियल पर कैपिटा इनकम, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है जो आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित कर रही है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर पर्यावरणीय क्षरण है, इन्वायरमेंटल डैमेज है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है. पर्यावरणीय ह्रास, पर्यावरणीय क्षरण, इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाई एक्सिस पर है. So vertical axis measures increasing levels of environmental damage and horizontal axis measures increasing environmental quality. So higher per capita income will increase the demand for improved environmental quality, and this means increased expenditure on environmental cleanup operations. So, economic growth is more likely to be good than bad for the environment.
जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी, पर्यावरणीय गुणवत्ता की मांग बढ़ती जाएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लोगों के पास पैसा, आय, संसाधन बढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरणीय गुणवत्ता की मांग करते हैं। एनवायरमेंटल क्वालिटी इज़ अ लग्जरी गुड। पर्यावरणीय गुणवत्ता एक विलासतापूर्ण वस्तु है जिसकी सामान्य और औसत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तभी वो पर्यावरणीय गुणवत्ता को प्राप्त करने के बारे में खर्च करने का सोचेगा। तो हायर पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड environmental quality. This means that increased expenditure on environmental cleanups. Accordingly, economic growth is more likely to be good than bad for the environment. न्यू क्लासिकल की बात को समझिए। वो कहते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है, वो आर्थिक समृद्धि पर्यावरण के लिए बुरी कम है, अच्छी ज़्यादा है। साइमन कुजनेट के विचारधारा, उनके कंसेप्ट के आधार पे जो एनवायरमेंट कुजनेट कर्व है 11.3 चित्र में देखिए, ए में और बी में भी, इसका आकार उल्टा यू है। दिस इज यू एंड दिस इज इन्वर्टेड यू। ये आपको उसमें दिख रहा है। और चित्र इस बात को प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे देश में आर्थिक समृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे शुरुआत में, प्रारंभिक दौर में जो पर्यावरणीय क्षरण है वो बढ़ता जाता है। बात ठीक है। इस बात का आधार है जैसे कोई देश विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो। जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 नियोजन शुरू हुआ, आर्थिक नियोजन शुरू हुआ, हमने विकास करना प्रारंभ किया। तो हमारी और देश की पहली चिंता क्या है? कृषि का विकास हो, उद्योग का विकास हो, सेवा क्षेत्र का विकास हो, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, इन समस्याओं से मुक्ति मिले। पैसा कम है, काम ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, वर्क ज़्यादा है, इसीलिए तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। विकासशील देश इसीलिए शुरुआती दौर में इस बात पर ही उलझे रह जाते हैं कि आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि जो हम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें? कृषि का विकास करें, उद्योग का विकास करें, सेवा क्षेत्र का विकास करें, बेरोजगारी दूर करें, गरीबी दूर करें, लोगों को पोषण अच्छा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हों। इतने में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसके आगे सोचे ही नहीं पाते। तो होगा क्या कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे विकास तो होगा। और जब विकास ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, और जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो पोल्यूशन उसका इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट है। प्रदूषण भी बढ़ेगा, यानी कि पर्यावरणीय क्षरण भी बढ़ेगा। सो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में विकास तो मिलेगा, लेकिन पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता जाएगा। इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा ध्यान विकास पर है, और हमारे पास विकास के द्वारा जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए अभी पैसा नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। लेकिन वही कंट्री जब आगे डेवलप करती है, जैसे हम 1950 से 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आज 2020 पर आ गए हैं। हमारी स्थिति अब 1951 वाली नहीं है। अब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा कर लिया, एक्स एक्सिस पर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, एक्स एक्सिस पर हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, और जो यू था वो उसकी हाइट पर कहीं आ गए हैं। अर्थात अब हमारी आर्थिक समृद्धि इतनी है कि अब हम
पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भी कुछ संसाधन दे सकते हैं। दे पाए ना दे पाए, अभी भी यूनाइटेड नेशन से मानता है, और हकीकत ये है कि जो विकासशील देश हैं अभी भी उनके पास अपनी जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं वो इस प्रकार की हैं और ऐसी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। उनकी समस्याएं ऐसी हैं कि उनके पास इनसे जूझने के लिए ही पैसा कम है, संसाधन कम है। सो हायर एंड हायर एनवायरमेंटल क्वालिटी के बारे में हम विकासशील देश सोचते तो हैं, लेकिन अभी उतना नहीं। तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं, तो वाई एक्सिस के आधार पर देखें तो जो इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेट कर्व है, जो उल्टा यू शेप का है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है, अर्थात पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता जाता है विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में। जैसे जैसे रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे वास्तविक आय बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ये चीज़ बढ़ती जाती है, और एक स्टेज आती है जो हाइट है, जिसको फिगर में L0 से दिखाया गया है। जब रियल पर कैपिटा इनकम का स्तर, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का स्तर L0 है, तो उस अवस्था में जो पर्यावरणीय क्षरण है वो अपनी अधिकतम उच्चतम स्थिति तक पहुंच गया है। और जब रियल पर कैपिटा इनकम, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या इकोनॉमिक ग्रोथ L0 से और ज़्यादा होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और बढ़ती है, तो ये इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेट कर्व जो यू आकार का था, जो अपनी हाइट पर पहुंच गया था, अब नीचे की ओर आने लगता है। इसी बात को न्यू क्लासिकल्स कहते हैं कि जब आप हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इकोनॉमिक स्टेज पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि एट हायर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, that at the higher stages of economic growth actually environmental damage or environmental deterioration declines। और अगर प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर पर, आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर पर पर्यावरणीय क्षरण घटता है, तो इसका मतलब हुआ कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी, पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ती है। और ये स्टेज यानी कि यू से नीचे जाने की स्टेज कब आएगी, यानी कि पर्यावरणीय क्षरण विकास के साथ साथ, ग्रोथ पर कैपिटा इनकम के साथ साथ कब कम होगा? जब देश एक उच्च आर्थिक समृद्धि के स्तर पर पहुंचेगा, एक उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पहुंचेगा, जैसा कि विकसित देश हैं। तो न्यू क्लासिकल की विचारधारा में विकसित देशों के हिसाब से अगर देखा जाए, अगेन देश से कि इफ देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप क्या बात करते हैं कि पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, डिटोरेशन हो रहा है, सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, नुकसान हो रहा है? नो। इफ देयर इज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सीधा एक मतलब हुआ, और वो मतलब ये है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ पर इन्वायरमेंटल जो डिटोरेशन है वो घटता जाएगा, इन्वायरमेंटल क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और ये लॉजिक इस बात से आता है बिकॉज इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज अ पब्लिक गुड। सो इफ कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड, देयर इज मोर पर कैपिटा इनकम, then the people think more about environmental quality. For better and quality life, they can spend more on that. So naturally it's a reality कि at the higher level there will be increase in environmental quality. So this is one U shape. फिगर बी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो इन्वर्टेड यू इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेट कर्व है वो नीचे आके फिर ऊपर जाता है। एट द लेवल L1, environment coordinate curve comes down to the lowest, and at the level L1, real per capita income, it again increases। ये इस बात को बताता है कि अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा की, रियल पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ी, तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। लेकिन हायर इन्वायरमेंटल क्वालिटी
हायर इन्वायरमेंटल क्वालिटी और एक्सेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इकोनॉमिक environmental quality due to higher economic growth or ever increasing economic growth does not hold indefinitely. ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई देश एक विकास के, आर्थिक समृद्धि के बड़े उच्च स्तर तक, रियल पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि इसे उच्च स्तर तक पहुंच जाए, तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जिसकी वजह से पर्यावरणीय क्षरण फिर एकदम से बढ़ने लगे। मोर इनकम, मोर डेवलप्ड, मोर पावरफुल, then the countries may have some sort of policies, some sort of consumption behavior which can again increase environmental degradation. ऐसे में जो एनवायरमेंट कुजनेट कर्व है EKC, वो जो नीचे आया था L1 लेवल से, वो फिर ऊपर जा सकता है। ये बात थ्योरेटिकल है, ये कंसेप्चुअल है, ये सैद्धांतिक है। यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व के विषय में जो विश्व स्तर पर अध्ययन हैं वो क्या प्रमाण बताते हैं। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं, बहुत सारे विश्लेषण हैं जो अलग अलग देशों से संबंधित हैं। इन सब में एनवायरमेंट कुजनेट वक्र के विषय में क्या कहा गया, क्या बताया गया, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।